नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वीरों के वीर परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव, सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव के घर आज हम पहुंचे हैं और आज हम पूरी उस टाइगर हिल की जीत की कहानी उनसे समझेंगे। उन्हीं की जुबानी की आखिरकार उस दिन क्या कुछ हुआ था, किस प्रकार से पाकिस्तान ने उन्हें मरा हुआ समझ लिया था और उसके बाद भी उनके ऊपर गोलियां चलाई थी और कैसे भारतीय सेना भी उनको लेकर एक बार धोखा खा गई थी। तो चलते हैं आज उन्हीं के घर। तो वीरों के वीर परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव, सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव हमारे साथ हैं। वो शख्सियत जिनका पाकिस्तान की 17 गोलियां भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई और आज वो हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, पहले तो आपका हमें समय देने के लिए। जब मैं आपके बारे में जानकारी हासिल कर रहा था तो बहुत छोटी उम्र में आप सेना में चले गए थे। जिस उम्र में एक बच्चा कह सकते हैं कि वो सेना में जाने का सपना देखता है, उस समय आप सेना में शामिल हो गए थे सर। वो भी मैं समझूंगा आपसे क्योंकि आप एक सैन्य परिवार से ही आते हैं। लेकिन सबसे पहले जानना चाहूँगा कि कैसे, कहाँ पर और कौन से मोड़ पर आप कारगिल में पहुँचे और कब वो टाइगर हिल जिसके लिए योगेंद्र यादव को जाना जाता है, वो कब उस मिशन की शुरुआत हुई? ये 2 और 3 जुलाई की रात को हमने चढ़ना शुरू किया था और 4 और 5 की रात का वो घमासान जो 18 ग्रेनेड की घातक प्लेटून ने टाइगर हिल टॉप के ऊपर एक लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई के अंदर इतना बड़ा संघर्ष था कि हमारा लीडिंग सेक्शन ऊपर पहुंच पाया था, बाकी को नहीं चढ़ने दिया और सेक्शन में भी हम 7 ही जवान ऊपर चढ़ पाए थे और 7 में से एक एक करके 6 साथी शहीद थे। एक आप बचे। हाँ, दुश्मन सामने था और गोलियां लगातार वहां से फायर हो रही थी। क्या कुछ उस वक्त दिमाग में चल रहा था? उस समय देखिए, फौज का एक सैनिक है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही एम होता है कि जो उसको काम मिला है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है, उसको हर हाल में फतेह करना है, पूर्ण करना है। तो उस टाइम पे सेना के अंदर जो सेना की संस्कृति है, परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, दस्तूर हैं, उस दस्तूरों के हिसाब से वहाँ पर एक यही तो संस्कृति हमारे सेना के अंदर है कि एक साथी अगर चला जाता है तो उस जो दूसरा साथी बचता है वो भी उस साथी का जो है जो काम था उसको अपने कंधों पर ले लेता है, उसकी भी जिम्मेवारी उठा लेता है और फिर एक अपने साथी का बदला लेने का जुनून उसके अंदर पैदा हो जाता है। तो जिस तरह से हम फिल्मों के अंदर देखते हैं, गर्दन कटती है, धड़ चलते हैं, मैंने उन पलों को जिया है। मैंने उन पलों को जिया है कि एक जवान का शरीर का अंग कट करके दूर गिरता है लेकिन फिर भी वो रो कर के बैठता नहीं है बल्कि वो दुश्मन से लड़ता है। तो ऐसे जो जोश, जुनून और जज्बा अगर है तो वो हिंदुस्तान की फ़ौज के अंदर ही है। तो मुझे भी गोलियां लगती रहीं, घायल होता रहा, लेकिन जैसे एक हिंदुस्तान के सैनिक का एक विश्वास और दृढ़ संकल्प होता है कि आखिरी गोली और आखिरी सांस तक अपनी उस सरजमी को छोड़ना नहीं है, लड़ना है। तो मैंने भी वही लड़ता रहा और लहू बहा तो बहता रहा लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। लेकिन सर वो चीज़ मैं समझना चाहूँगा, जब दुश्मन की गोलियों से आप घायल हो चुके थे, आपके तमाम साथी शहीद हो चुके थे और उसके बाद पाकिस्तान के सैनिक आते हैं और वो देखते हैं कि सारे भारतीय सैनिक मर चुके हैं, उसके बाद फिर से वो उन पे गोलियां दागते हैं। आपकी सांसें सर चल रही थी, आपके ऊपर भी गोलियां पड़ती हैं, आप उनको झेलते हैं। वो वक्त कैसा था सर? हाँ, बिल्कुल। एक एक करके जब साथी शहीद हो गए, मैं भी उनकी तरफ से मर चुका था। तो उनका एक कमांडर था, उसने बोला कि इनको रिचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है जी। तो उनका एक जवान आकर के गोलियां मार रहा था और एक इस तरह से रिचेक कर रहे थे। तो 3 हम एक जगह थे, 4 एक जगह थे। तो मैं बेहोश था लेकिन इतना बेहोश नहीं हुआ था कि उनको सुन ना सकूं या देख ना सकूं। उनको सुन सकता था, देख सकता था
तो जब मैं देख रहा हूँ कि जब सामने वाले को जब उसकी बॉडी के अंदर जब गोलियाँ दागते थे, डेड बॉडी ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ, फिर बगल वाले को मारा, मैं भी इस तरह से। तो उसने फर्स्ट में यहाँ पर ब्रस्ट मारा, फिर पैर में 2 जगह पर गोलियाँ मारी जी। मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। लोग बोलते हैं कि सुई चुभती है तो असहनीय पीड़ा हो जाती है, बोला आपने वो कैसे सहन किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और 5 हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, और इंद्रियों का राजा जो है मन होता है, लेकिन मन का भी कोई राजा होता है, वो है सांस। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, दर्द शरीर से नहीं होता है, दर्द मन से होता है। अगर आप अपने मन को किसी लक्ष्य पर या किसी जगह पर वहाँ पर लगा देते हैं, तो शरीर से आपका मन का कनेक्शन हट गया है। शरीर के अंदर कुछ भी करे जब कोई दिक्कत नहीं होती, कोई पीड़ा नहीं होती है। तो उस समय क्योंकि मेरा एक ही ध्येय था, एक ही उद्देश्य था कि किसी भी हाल में एक टाइगर हिल के ऊपर तिरंगा लहराना चाहिए, किसी भी हाल में। तो मन तो सिर्फ उस ऑब्जेक्टिव के ऊपर था, शरीर वहाँ पड़ा हुआ था, वो गोलियाँ मारते रहे, इसलिए मैं दर्द को सहता रहा। जी, गोलियां आपको लग चुकी थी, 17 गोलियां सर शायद आपको उस दौरान लगी थी, और शरीर के अलग अलग हिस्सों में लगी थी वो। उसके बाद पाकिस्तानी आपको मरा हुआ समझ के वहाँ से चले गए? नहीं, चले नहीं गए थे जी। उन्होंने रीचेक कर लिया। उसके बाद फिर हमारा नीचे एक MMG पोस्ट था जी। तो टाइगर हिल की बगल में मस्को वैली थी, जहाँ उनका बेस कैंप था। तो उन्होंने उसको मैसेज दिया नीचे वाले को कि हिंदुस्तान का नीचे जो पोस्ट है उसके ऊपर हमला कर दो। तो जब ये आवाज़ मेरे कानों तक पड़ी तो मुझे लगा कि आज तो मेरी पूरी टीम शहीद हो जाएगी। बिल्कुल। तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि मुझे सिर्फ इतने ज़िंदा रख देना कि मैं नीचे तक अपने साथियों को सूचना दे सकूं। तभी उनके कमांडर था, उसने बोला इनके हथियार उठा लो। तो उनका एक जवान आकर के दोबारा से गोलियां मार रहा था, एक वेपन उठा रहा था, तो उसने आकर के उसे रोटेशन से गोलियां मारी। तो तब तक एक मैं विश्वास पैदा कर चुका था कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों न ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूँगा और मैं जिंदा भी रहूँगा। वो आया दोबारा से गोलियां मारता हुआ, फिर भी उसने मेरी बाजू में पैर में गोली मारी जी। और 2 कदम आगे चलने के बाद न जाने उसको क्या हुआ, उसने फिर राइफल सीने की तरफ करी। तब लगा यार अब नहीं बचूंगा। लेकिन कहते हैं जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, और इस देश को भारत माँ बोलते हैं। बिल्कुल। तो भारत माँ ऐसे ही नहीं बोलते, क्योंकि ये मिट्टी और कंकर वाली ज़मीन नहीं बल्कि एक सजीव है। माँ भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य और पराक्रम को कभी दफन होने ही नहीं देती है। किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है। शायद इस माँ भारती ने मुझे वो माध्यम चुना होगा ताकि मैं मेरे माध्यम से उसके बेटों ने जो वीरता, शौर्य, पराक्रम दिखाते हुए प्राणों का बलिदान दिया है उसको दुनिया तक पहुंचा सकूं। तभी तो जब उसने गोली चलाई तो जाकर के जैसे सीने पे गोली चलाई, यहाँ पे पर्स रखा था जी। क्योंकि पहाड़ियों पे चलते चलते पूरी पैंट फट गई थी, इसलिए यहाँ पे पर्स था। उसमें कुछ 5-5 रुपए के सिक्के भी थे, और बस कुदरत का खेल था कि जाकर के वो गोली सिक्कों पर टकी और रिकोचिट होगी। गोली के धक्के से मुझे खुद आभास हुआ कि शायद मैं मर गया हूँ। पाकिस्तान का दूसरा जवान आया, उसने आकर के जब मेरा हथियार उठाया वापस मुड़ा होगा, शायद उसका पैर मेरे पैर से टकराया। तब मुझे एकदम से चेतना आई, मुझे लगा यार मैं तो जिंदा हूँ। और जब लगा कि जिंदा हूँ फिर एक अंतर आत्मा से आवाज़ है कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो मरेगा भी नहीं। तो मैंने मेरे पास हैंड ग्रेनेड था, मैंने अपना ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन निकाल करके उसके ऊपर ऐसे फेंक दिया। वो गोलियां लगने के बाद आप घायल थे और पाकिस्तानी सैनिक आपको फिर से गोली मार के जा रहे थे, तब आपने ग्रेनेड निकाला? यस, तभी अपने ग्रेनेड निकाला और ग्रेनेड निकाल करके उसके ऊपर ऐसे फेंका तो कोट के अंदर जो हुड लगे हुए थे, जी जी, वो हुड के अंदर ग्रेनेड जा गिरा। अच्छा, पाकिस्तानी सैनिक के। तो दोनों तरफ उसके राइफल टकी हुई थी, वो ग्रेनेड ऊपर गिरा तो जब तक वो निकाल ही नहीं पाया उसको, और जब तक वो निकाल पाता ग्रेनेड फट गया। यहाँ से उसका पूरा सर उड़ा और वो हमारे ऊपर आकर के ऐसे गिरा। उस धमाके से जो पाकिस्तान के जो जवान थे उनमें खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से फौज आ गई। वो कन्फ्यूजन हो गई। बस वही एक मौका था मेरे पास
मैंने दोनों हाथों से उस पाकिस्तान के जवान की राइफ़ल को उठाने की कोशिश करी, जी लेकिन ये हाथ तो हिला ही नहीं क्योंकि साथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी। जी बस एक हाथ से राइफ़ल को उठाया, उसके को ऐसे फायरिंग किया तो उसमें 2-3 बंदे उनके और 4-5 मारे गए। जी फिर इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से, तीसरे पत्थर से 4-4 5-5 राउंड का ब्रस्ट मारता रहा, फिर पलटा खाता रहा। तो जब 3-4 जगह से फायरिंग किया तब उनको लगा कि हाँ नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई है। जी जी फिर उनके पैर उखड़ के वहाँ से वो भाग खड़े हुए, तब वहाँ से भागे। जी। फिर आप नीचे आते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन थी उस वक्त शरीर में, आपके गोलियां लगी हुई थी। फिर आप नीचे भी पहुंचते हैं, कर्नल खुशहाल ठाकुर के पास भी जाते हैं, क्या कुछ जानकारी देते हैं उससे? फिर पूरे ऑपरेशन की प्लानिंग वहाँ पे होती है। हाँ बिल्कुल, जो है मैं पहले तो उनको वहाँ से खदेड़ने के बाद फिर अपने साथियों तक आया। मुझे लगा कि हो सकता है मेरी तरह इनमें से कोई ज़िंदा होगा। आकर के एक एक को देखा, किसी का पूरा सर फटा हुआ बाहर था, किसी के पूरे फेफड़े निकले बाहर थे। बहुत देर बैठ कर के रोता रहा, फिर अपने आप को संभाला क्योंकि 2.5 साल की सर्विस थी और 19 साल की अवस्था। जी ये भी पता नहीं रात को किन रास्तों का इस्तेमाल करके हम ऊपर आए हैं। बिल्कुल। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, पहाड़ तो जाऊँ कहाँ। फिर अपने आप को संभाल करके चुपचाप पड़ा रहा, सोचता रहा। लेकिन कहते हैं कि जब आस्था और विश्वास होता है तो परमात्मा भी साथ देता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत देर के बाद में ऐसी कोई आवाज़ सुना जिसने बोला बेटा इस नाले से नीचे की तरफ चला जाए। तो मैं बिना कुछ सोचे समझे उस नाले से लुढ़कने की कोशिश करने लगा। इस हाथ में बड़ी पीड़ा होने लगी क्योंकि हड्डियां आपस में जब टकराने थी, ठंड का मौसम, ठंड का, तो इसको मैंने सोचा ऐसे बांधने की कोशिश करी जी। लेकिन बंध नहीं पा रहा था। शरीर के अंदर इतनी कंपन पैदा हो गई थी। फिर लगा कि यह कट गया तो तोड़ करके फेंक देता हूँ, इससे अच्छा। तो मैंने झटका मारा, जी। तोड़ने की कोशिश करी, टूटा ही नहीं। फिर इसको उठाया, पीछे कमर पे फेंका, बेल्ट में फंसाया। जी फिर उस रास्ते से मैं लुढ़क गया और लुढ़कते लुढ़कते जब बहुत नीचे पहुंचा तो एकदम से ऐसे गड्ढा आ गया। जी तो एक हाथ से पत्थर पकड़ करके लटका हुआ था। तब मुझे लगा कि शायद मैं पाकिस्तान की तरफ आ गया हूँ। नीचे देखा तो मुझे फिर मेरे साथी नज़र आए, उनको आवाज़ दिया, वहाँ से मुझे निकाल करके लेके गए। तो दिन का ये 1:30-2 बज रहा था उस टाइम पे। जी पीछे कमांडिंग अफसर को सूचना दिया कि बोला इस तरह से एक जवान बच करके आया है जी और इस तरह की सूचनाएं दे रहा है। सीओ साहब ने बोला इस लड़के को मेरे पास जल्दी से जल्दी पहुंचाओ। तो फॉरवर्ड के जवानों के पास में कोई ऐसे साधन संसाधन नहीं होते हैं जिस पर लेटा करके बिठा करके घायल जवान को पीछे रिकवर किया जा सके, भेजा जा सके। जवान मुझे कंधे पे डाल करके पीछे की तरफ लाने लगे। तो फर्स्ट एड तो हुआ था लेकिन इतना खून बह चुका था कि जब मैं सीओ साहब के पास पहुंचा तो दिखाई देना बिल्कुल बंद था। उन्होंने बोला बेटा मेरे को पहचानता है? मैं सब आवाज़ सुनाई दे रही है, दिखाई कुछ नहीं दे रहा और बहुत तेज़ सर्दी लग रही है साहब। बोला मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल खुशहाल चंद ठाकुर। मैं कहा जय हिंद साहब, बहुत तेज़ सर्दी लगी। फिर उन्होंने अपने टेंट के अंदर लिटाया, 3-4 स्टॉप जलवाए, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई। थोड़ा सा मैं कहा साहब पानी पिला दो। पानी तो नहीं दिया उन्होंने। डॉक्टर ने सुन लिया, दौड़ करके आया, उसने ग्लूकोज की बोतल पिलाई। थोड़ी सी और एनर्जी सी महसूस हुई तो उन्होंने बोला बेटा कुछ बता सकता? मैं कहा हाँ साहब बता सकता हूँ। तब ऊपर का तमाम घटनाक्रम सर, ये वहाँ पर डिप्लॉयमेंट है, ये हमारे साथ हुआ और ये अभी होने वाला है। फिर बोलते हैं जवान की रिक्वायरमेंट क्या है? मैं कहा सब जवान की रिक्वायरमेंट अम्यूनिशन और फील्ड पट्टी की है। बोला खाने के लिए? मैं कहा सब खाने के लिए तो कुछ नहीं चाहिए। 72 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया था। ये पार्ले वाले बिस्कुट के पैकेट थे जी आधा बिस्कुट का पैकेट खाया था, आधा तो बैलेंस था। सर भूख ही नहीं लगती। इतना कहने के बाद, बताने के बाद डॉक्टर ने फिर कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है। पता चला 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर, और वहीं पर मुझे सूचना मिली कि उसी रात को दोबारा से जी हमारी बटालियन ने अटैक किया और बिना कुछ कैजुअलिटी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। टाइगर हिल की जीत के बाद कारगिल युद्ध का यू टर्न हो गया था और सीज़फायर हुआ। फिर 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। मुझे भी वहाँ से बेस हॉस्पिटल दिल्ली रेफ़र कर दिया और 16 महीने के ट्रीटमेंट के बाद मैं वापस भारतीय सेना में गया और 25 साल 5 दिन की सेवा करके अभी 31 दिसंबर 2021 को रिटायर। जी पाकिस्तान को तो आपने चकमा दिया ही है, नो डाउट, लेकिन एक भारतीय सेना को भी थोड़ा सा धोखा हो गया था। एक योगेंद्र यादव सर, सेना मेडल आपकी रेजिमेंट में शायद और भी थे, वो शहीद हुए थे और उनको लेकर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हुई थी।
क्योंकि वो मेरे साथ ही वहीं पर शहीद हुआ था। जी और जब ये अवार्ड का अनाउंसमेंट हुआ तो उसमें ग्रेनेडियर शहीद ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव 18 ग्रेनेडियर जी परमवीर चक्र मरणोपरांत। जी 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 तो ये 14 अगस्त 1999 की न्यूज़ थी। लेकिन 14 अगस्त की रात को ही फिर जो है ढूंढना शुरू किया, क्योंकि नाम के तो बहुत हो सकते हैं लेकिन बिल्कुल। आर्मी नंबर तो एक ही है। आर्मी नंबर तो एक ही है। तो फिर आर्मी नंबर से जब ढूंढना शुरू किया तो रात को 2:30 बजे पता चला कि जो है ना ये तो बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में है। जी तो इसीलिए 15 अगस्त 1999 को जनरल वीपी मलिक जी हॉस्पिटल आए और वहाँ पर आकर के उन्होंने बधाई दी। जी साहब। एक चीज़ और है साहब, जब ऊपर गए थे, अगर हम जब कारगिल का पहाड़ी को देखते हैं, टाइगर हिल को देखते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त बंदोबस्त पाकिस्तान की तरफ से करके रखा था। चाहे हम हथियारों की बातचीत करें या खाने पीने के सामान रसद की बात करें, सब कुछ इतना पर्याप्त था उनके पास कि वो जमे रह सकते थे। लेकिन एक भारतीय सेना का जवानों का हौसला ऐसा था कि उन्हें छोड़ के जाना पड़ा वहाँ से। बिल्कुल, ये तो पाकिस्तान की फ़ौज ने इतना वहाँ पे स्टॉकिंग किया हुआ था, अम्यूनिशन का हो चाहे राशन का हो, वो कई महीनों तक आसानी से युद्ध लड़ सकते हैं। जी ये तो पाकिस्तान की फ़ौज थी जो उनके हौसले टूट जाते हैं। अगर वहाँ पर हिंदुस्तान की फ़ौज होती तो दुनिया की कोई फ़ौज हिंदुस्तान की फ़ौज से वो पोस्ट नहीं ले सकती थी। एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहता हूँ, अग्निवीर को लेकर जो लोग सवाल कर रहे हैं कि जो 17-18 साल में जाएगा वो क्या कर पाएगा, क्योंकि 22-23 साल में रिटायर वो हो जाएगा। तो साहब को देखिए आप, 19 साल साहब की जब उम्र थी, जब साहब ने जो है परमवीर चक्र हासिल कर लिया था, और सबसे कम उम्र में साहब, जहाँ तक मैं ठीक हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल सबसे कम उम्र में ही 19 साल की अवस्था में ये परमवीर चक्र मुझे मिला। और ये अग्निपथ जो एक योजना है, ये इस योजना के दूरगामी परिणाम होंगे। जी ये सच है कि कोई भी युद्ध जब जीता जाता है तो वो जोश और जुनून के साथ साथ अनुभव बहुत ज़रूरी है। बहुत बिल्कुल हमें सेना में अनुभव की भी आवश्यकता है। जितना जोश और जुनून है उतना ही अनुभव भी चाहिए। अगर अनुभव हमारे कम हो जाएंगे तो जोश और जुनून कोई काम नहीं आएगा। बिल्कुल साहब, जोश जुनून के साथ अनुभव भी जरूरी है। लेकिन साहब, आप सैन्य बैकग्राउंड से आते हैं, लंबा सैन्य बैकग्राउंड है, चाहे आपके ग्रैंडफादर की बात करें, पिताजी की बात करें, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। और सेना में जाने का कैसे एक 16 साल के युवा नौजवान में, टीनेजर में सपना आ गया? नहीं, बिल्कुल जो है पिताजी सेना के अंदर थे और उन्होंने 8 साल ही सर्विस किया। 65 और 71 का युद्ध ही लड़ पाए थे, फिर वापस घर आ गए। जी लेकिन वो अपने युद्धों की जो दास्तानों को वो अपने साथियों को सुनाया करते थे, तो हम भी बैठ कर के सुनते थे। तो जैसे बच्चा सुनता है, जो चीज़ देखता है, पढ़ता है, वही उसके दिमाग में बैठता हुआ चला जाता है। तो बचपन से हम तो वही कहानी सुनते आ रहे थे। फिर किताबों के अंदर भी वो पढ़ना कि अब्दुल हमीद ने किस तरह से 1965 में जी अकेले इतने पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर दिया। कैप्टन बना सिंह की कहानी को पढ़ा कि 21,153 फुट ऊंचे कैद पोस्ट को किस तरह से -50 डिग्री टेम्परेचर में जी उसको फतेह किया। तो कल्पना करते थे, तो मन मस्तिष्क के अंदर वही कल्पनाएं बैठती हुई चली गई, एक छवि बन गई कि मुझे फ़ौज में ही जाना है। और आपके मन मस्तिष्क के अंदर जो चीज़ें अंकित हो जाती हैं, फिर शरीर के हार्मोन्स भी उसी तरह से बनने शुरू होते हैं और आपके भाव और भावनाएं भी उधर ही बहने लगती हैं। तो यही इसी कारण से जो है वो देशभक्ति के, फौजी के वो बीज अंकुरित हुए और 16 साल 5 महीने की उम्र में भर्ती हुए। 18 ग्रेनेडियर का इतिहास, और ग्रेनेडियर का इतिहास बहुत ज़बरदस्त रहा है। किसी भी जंग में देख लें तो शायद बहुत अच्छा काम ग्रेनेडियर के जवानों ने किया है, उसी का हिस्सा आप बने। थोड़ा ग्रेनेडियर और 18 ग्रेनेडियर के बारे में भी हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। बिल्कुल, ग्रेनेडियर्स जो रेजिमेंट है 200 साल पुराना रेजिमेंट है, और ये एक ऐसा रेजिमेंट है जो कि किसी कास्टिज्म, क्षेत्रवाद के ऊपर नहीं बल्कि एक हथियार के नाम पर है। जी सर। इसमें ऑल इंडियन आर्मी, जो ऑल इंडिया के ऑल कास्ट इसमें सीमित हैं, समाहित हैं। और ये अलग ही एक, क्योंकि एक
पूरे देश की छटनी से जो है इसमें लंबे चौड़े तकड़े जो है जवानों को लिया जाता था। बेसिकली जब इसका गठन हुआ तो इसलिए हुआ था कि जब अंग्रेज युद्ध करते थे तो दाहिनी तरफ से ग्रेनेड फेंकने का एक काम करते थे। बिल्कुल। तो टूटी फूटी ज़मीन में जब दुश्मन छिपा होता है तो वहाँ हथियारों के फायर से दुश्मन को नहीं मारा जा सकता, तो ये ग्रेनेड से ही उनको मारा जा सकता है। धीरे धीरे जब सक्सेस मिली तो फिर इसको एक कंपनी बनाया, यूनिट बनाया, फिर रेजिमेंट का गठन हुआ और उसी की हमारी जो है ये 18 ग्रेनेडियर्स है जो कि 1 मार्च 1976 को खड़ी हुई जी। सागर के अंदर। और उस समय बटालियन भी एक युवावस्था में थी जब कारगिल का हुआ था। 24 साल हो गए थे बटालियन को खड़े हुए। तो बटालियन ने श्रीलंका में भी युद्ध लड़ा है जी। और वहाँ पर भी एक बहुत अच्छा परिणाम हासिल किया है। फिर कारगिल युद्ध के बाद यूएन मिशन में खुखरी ऑपरेशन जो जी जी, कर्नल कांगो में तो कर्नल कुशाल चंद ठाकुर साहब के नेतृत्व में किया है। तो बटालियन ने हर एक स्तर के ऊपर जब भी मौका मिला अपनी एक नए इतिहास के शब्दों को नया स्वर्णिम अक्षर दिए हैं जी। और जब बटालियन काम करती है तो रेजिमेंट का नाम होता है, रेजिमेंट का नाम होता है तो सेना का नाम होता है और सेना का नाम होता है तो राष्ट्र का नाम होता है। जी। एक दो सवाल और थे साहब। लेफ्टिनेंट बलवान साहब का भी नाम काफ़ी ज़्यादा आता है जब आपके बारे में हम पढ़ते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहूँगा। और साथ में जब मैं जानकारी हासिल कर रहा था तो पता चलता है कि एक 18 साल का नौजवान खुद घातक के अंदर गया है। आप घातक के हिस्सा थे, उस घातक के बारे में भी थोड़ी बताइएगा जिसने पूरा सिनेरियो बदल दिया था जंग का। बिल्कुल। जो हमारे एक जो लेफ्टिनेंट बलवान सिंह उस समय एक कमीशन होकर के आए थे, 1-2 महीना हुआ था जी। क्योंकि टाइगर हिल की ऊंचाई 17,000 फीट के आसपास थी, ऑक्सीजन नहीं थी जी। तो उसमें युवा और अनुभवी व्यक्तियों का मिश्रण करके वो टीम का गठन किया गया था। तो एक नए आए थे ऑफिसर, तो एक युवा थे तो इनको इस टीम की कमान दी गई और ताकि इनकी लीडरशिप में और इनके जोश और जुनून के साथ में घातक प्लाटून ऊपर जा सके। मुझे इसलिए घातक का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला क्योंकि उस टाइगर हिल से पहले हमने तोलोलिंग टॉप के ऊपर 22 दिन तक युद्ध लड़ा था। जी सर। और उस 22 दिन के दौरान हमने 2 अफसर, 2 जूनियर कमीशन अफसर और 21 जवानों को खोया था जी। तब जाकर के वो तोलोलिंग टॉप 12 जून 1999 को पुनः प्राप्त हुई थी। तो सपना था शुरुआत जीवन से, बचपन से लेकर के जब तक फौज में नहीं भर्ती हुआ कि एक युद्ध लड़ूंगा, राइफल लेकर के मोर्चे पे जाऊंगा। लेकिन जब तोलोलिंग टॉप के ऊपर युद्ध लड़ रहे थे तो हम छुट्टी काट करके गए थे जी। तो हम 15 जवान ऐसे थे जो छुट्टी काट कर गए। तो एक चार्ली और डेल्टा कंपनी जो कि हमारे लेफ्ट साइड से ऊपर चढ़ करके अटैक करना था तो उनके पास फाइटिंग पोर्टर नहीं थे जी। तो एज ए हम 15 जवानों को फाइटिंग पोर्टर्स का काम मिला जी। और 15 में से हम 3 जवान ऐसे थे जो 22 दिन तक बिना थके बिना रुके लगातार चलते रहे ऊपर नीचे। तो उसी काम से हमारी पहचान बनी कि ये तीनों लड़के फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं, इनको घातक प्लाटून के अंदर शामिल किया जाए। तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि व्यक्ति की पहचान किसी ओहदे या रैंक से नहीं है बल्कि उसके कर्म से है, उसके कार्य से है। जी। मैं कोई विशेष शक्ति लेकर के धरती पर पैदा नहीं हुआ, आप लोगों की तरह ही एक आम इंसान हूँ। बिल्कुल। लेकिन उस 22 दिन के उस काम ने मुझे पहचान दिलाई कि फिजिकली मेंटली, तो इसलिए मैं घातक प्लाटून का हिस्सा हुआ। और उस घातक प्लाटून ने पूरी कारगिल जंग का जो टाइगर हिल पे जब चढ़ाई की तो सब कुछ बदल के वहाँ पे रख दिया था। पाकिस्तान को हथियार सामान छोड़कर भागना पड़ा था। आज के युवाओं के लिए क्या संदेश है साहब? बिल्कुल, मैं युवाओं से बस यही कहना चाहूँगा कि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं है जी। हम राष्ट्र की धरोहर हैं। जब धरोहर होती है, जब धरोहर शब्द आता है, जो ऊर्जा शब्द आता है, तो वो जो ऊर्जा है युवाओं की वो राष्ट्र के लिए आनी चाहिए जी। एक सकारात्मक सोच राष्ट्र के प्रति होनी चाहिए। जब आपकी सोच राष्ट्र के प्रति सकारात्मक होगी तो वो ऊर्जा राष्ट्र के
निर्माण में लगेगी, और जब राष्ट्र निर्माण में वो युवाओं की ऊर्जा लगती है तो राष्ट्र दिन रात तरक्की करता है और उन्नति के पथ पर अग्रसर हो जाता है। तो तभी तो राष्ट्र सशक्त, समृद्ध और सुपर पावर बनेगा। जी, योगेंद्र यादव को अगर फिर से एक बार मौका मिले जाने का, बिल्कुल अभी जाने को तैयार है। तो यही है भारतीय सेना का शौर्य पराक्रम की। आज साहब बेशक रिटायर हो चुके हैं, घर आ चुके हैं, लेकिन आज भी साहब का कहना है कि अगर जंग लगती है तो हम जाने के लिए तैयार हैं। यानी कि साहब भी और दूसरे सैनिक भी इसी प्रकार से तैयार रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका, जय हिंद आपको, और आपके शौर्य को हम सलाम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका JK 24/7 के समय देने के लिए। तो बिल्कुल यही है भारतीय सेना की शूरवीरता की कहानी, आप देख सकते हैं। हम वीरों के वीर महावीर योगेंद्र सिंह यादव, सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन के साथ थे, जिनसे आज हमने बहुत कुछ सीखा है और उम्मीद है ये दर्शकों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो देखते रहिए JK 24/7 न्यूज़। नमस्कार।